हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी यूट्यूब की 5वीं वीडियो है। आज की वीडियो मेरे साथ अमनप्रीत सर आए हैं। अमनप्रीत सर एक जिम ओनर हैं, एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं और साथ में अमन क्लासिक के ऑर्गेनाइजर हैं। तो अमन भाई कुछ कहना चाहते हैं अपने बारे में आप? जैसा हेलो एवरीवन, जैसा सबको मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। तो मैं आप सबको बता देता हूँ, मैं एक अपना प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर भी हूँ और लखनऊ का WFF प्रो कार्ड फर्स्ट प्रो होल्डर भी हूँ। और इंडिया के भी टाइटल्स हैं मेरे पास, यूपी के भी टाइटल्स हैं। और ऐसे ही मैं एक जिम चलाता हूँ और अभी रिसेंटली मैंने अपना सप्लीमेंट स्टोर भी खोला है स्किनी टू फिट के नाम से, जो कि आलमबाग में ही है। बहुत बढ़िया अमन भाई। अमन भाई, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि जो आपकी फिटनेस की जो जर्नी है, आप इसमें कैसे आए? आपके पास बहुत सी फील्ड थी, स्ट्रीम थी, आप वहां जा सकते थे। क्या फिटनेस इंडस्ट्री में आने का सपना आपका बचपन से था या फिर कोई और टर्निंग पॉइंट था आपके लिए? जैसे कि मैं पहले तो टर्निंग पॉइंट ही कह सकते हो आप। मैं बीकॉम कर रहा था, साथ साथ मैंने फिर सीए का भी फॉर्म डाला था। और जिम करने का तो शौक था ही, अपने बड़े भाई को देख के घर पे ही डंबल लेके शुरू करता था। फिर अपनी पॉकेट मनी कलेक्ट करके एक नियर बाय जिम ज्वाइन कर रहा था, जिसकी ₹250 फीस थी मंथली उस टाइम पे। तो वहाँ पे परमानेंट पूरा जाना था, कंसिस्टेंट मैं शुरू से था ही। फिर एक बार बॉडी बिल्डिंग शो एक देखने गया वहाँ पे लखनऊ में, तो अच्छा लगा। लोगों को देखा स्टेज पे ऐसे चढ़ रहे हैं, मतलब इतना नाम हो रहा है। फिर हुआ कि बॉडी बिल्डिंग सिर्फ नाम ही से बॉडी नहीं बनानी, थोड़ा कुछ बड़ा करते हैं। फिर मैं अपना वो सीए का लाइन छोड़ के मैं फिर इसमें बॉडी बिल्डिंग में आया, जो कि फर्स्ट टाइम मैंने अपना 2018 में compete किया था। और उसमें पहला ही गोल्ड था मेरा लखनऊ का। वहीं से फिर लगातार शुरुआत होती चली गई। बहुत बढ़िया, मतलब कि आपने पहला शो खेला, पहले शो में आपने गोल्ड मार लिया। बहुत अच्छी बात है ये तो। और आपने सीए छोड़ के बॉडी बिल्डिंग करी। सबसे ज्यादा तो कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट इतना खतरनाक किसी का नहीं होगा। कोई सीए कर रहा होता है, सीए के बाद डायरेक्ट ही आप बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में आ जाते हैं। बहुत बढ़िया। मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम ही दिया था। एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद फिर मुझे एक बार उसमें इंटरेस्ट दिखा कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है। बस वहीं से फिर मैं बॉडी बिल्डिंग का सफ़र शुरू कर दिया अपना। ऐसा बॉडी बिल्डर हमने आज तक किसी को नहीं देखा है जो मतलब कि सीए छोड़ के बॉडी बिल्डिंग में आ गया। तो घर वालों का क्या कहना था? वो लोग सपोर्टेड थे आपको इसको लेके? स्टार्टिंग में कोई सपोर्ट नहीं करता था, कि कहते थे इसमें कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं है, अपना बैंकिंग कर लो या कोई और अदर लाइन कर लो, उसमें सब फील्ड में नाम है, अदर लोगों को देखो। मैं कभी अपने पे ही फोकस है, मुझे विश्वास था कि मैं कुछ करूँगा। तब फिर जब मैंने पहला टाइटल खेला और गोल्ड मेडल आया, तो न्यूज़पेपर वगैरह में नाम आया, तब से फिर उनको लगा कि हाँ नहीं, कुछ करेगा ये। उसके बाद से उन्होंने कुछ नहीं कहा, फिर सपोर्ट करने लगे वहाँ से। हाँ, लेकिन मैंने देखा है कि लोग बॉडी बिल्डिंग को इतना सपोर्टेड नहीं करते हैं। पहले भी नहीं करते थे, लेकिन अब थोड़ा बहुत ये है कि थोड़ा सपोर्ट करते हैं बच्चों को अपने, जिसका अगर फैशन होता है बॉडी बिल्डिंग में जाने का तो उसको लोग सपोर्ट करते हैं। तो अमन भाई, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है, वो आपका पहला पल कब था जब आपको लगा कि अब हमको जॉब नहीं करनी है, अपना जिम खोलना है? आपने कब डिसाइड करा कि हमको जॉब की जगह अपना जिम खोलना है, अपना कुछ करना है, अपना स्टार्टअप करना है? तो आप बता सकते हो उसके बारे में कुछ? और जब आपने जिम खोला तो उसकी फंडिंग और जिम की जगह जो थी, वो उसका इंतजाम कैसे हुआ? सबसे पहले तो मैं ट्रेनर तो मैं पहले 2016 से ही था। फिर 18 में मैंने गेम खेला था। और उससे पहले तो मैंने अभी नहीं सोचा था अपने जिम का। ट्रेनिंग के लिए ये था कि मुझे अदर लोग, मतलब घर वाले ही कहते रहते थे कोई और जॉब कर लो। मैं ट्रेनर की जॉब करता था, क्योंकि मुझे इसी फील्ड में फिर इंटरेस्ट लगने लगा था। और उसी को ही फिर मैं उसी सेविंग को अपनी अपने पे इन्वेस्ट करके ग्रो करता गया। फिर जब मैंने 2 साल खेल लिया और जिस जगह पे ट्रेनिंग कर रहा था, वहाँ पे भी मेरा मतलब कोई ऐसा इशू नहीं था छोड़ने का। और वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे कंपटीशन के लिए, हर चीज़ के लिए। फिर लेकिन यहाँ से था कि वो घर से दूर था 10 किलोमीटर, तो पर डे डेली सुबह उठ के जाना और आना, फिर वो बहुत स्ट्रगलिंग हो रहा था। तो फिर घर वालों ने भी बोला, बड़े भाई ने बोला कि ऐसा करूँ, मैं तुम्हें जिम खुलवा के देता हूँ 2 साल। जो 18-19 में 2 साल लगातार खेला, दोनों बार गोल्ड मेडल जब आया, तब उन्होंने कहा रुको, मैं तुम्हें अपना जिम खुलवा के देता हूँ। तब फिर अपना कोई जगह वगैरह देखो। तो मैंने जगह ढूंढना शुरू करी, तो घर के पास ही इको गार्डन के पास मेरी पहली ब्रांच थी। तो वहाँ पे मैंने अपना लोगों से बोला, काफ़ी लोगों से नोन में थे, तो उनको कि कोई जगह हो तो बताना। वैसे ही एक रेंट पे जगह लेके खोला। तो वहीं से ही सफ़र शुरू हुआ पूरा ट्रेनर का। अच्छा, अच्छा। तो अमन भाई, अभी बताना चाहते हैं कि आजकल तो हर गली मोहल्ले में एक जिम है। तो आपका जिम दूसरों से बेटर कैसे है? क्योंकि मेरे जिम में ये है कि मैं नॉर्मल क्लाइंट को भी उतना ही वर्कआउट कराता हूँ जितना एज अ दूसरे जिम के पर्सनल ट्रेनिंग उतनी नहीं होगी जितना मेरे जिम का क्लाइंट नॉर्मल वर्कआउट करता है। और मैं हर क्लाइंट को पोजिंग सिखाता हूँ, हर क्लाइंट को, ये नहीं कि जो पर्सनल ट्रेनिंग ले रहा है या जिसको बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट है सिर्फ उसको।
मैं हर बंदे पावर लिफ्टिंग वाले आते हैं, पावर लिफ्टिंग वुमेन्स तक मेरे जिम में पोजिंग अगर आप करवा लोगे कभी रैंडम तो वो पोज़ करके दिखा देंगे कौन सा पोज़ होता है या किस पोज़ को क्या बोलते हैं। क्योंकि मैं ए टू जेड पूरी गाइडेंस जो मैंने अपने कोच से सीखी है, रोशन कुमार दिल्ली के हैं वो, तो मैंने इस चीज़ के लिए कभी एटीट्यूड नहीं करा कि मैं इस लेवल पे हूँ तो बहुत उन्हीं को सिखाऊँगा जो मुझे पर्सनल ट्रेनिंग देंगे, नॉर्मल बंदों को नहीं। मैं सबको सिखाता हूँ, नॉर्मल मेरी फ़ीस अगर जिम की भी दे रहा है, तो मैं उसको भी वैसे ही पूरा सिखाऊँगा जैसे एक बंदा पर्सनल ट्रेनिंग देता है। बस थोड़ा बहुत एक्सरसाइज़ेज़ का डिफ़रेंस रहता है लेकिन गाइडेंस पूरी रहती है मेरी। ए टू जेड चाहे सपोर्ट को लेके हो, चाहे कोई एक्सरसाइज़ गलत कर रहा हो उसको 50 बार टोक के करवाता हूँ। हर चीज़ में सपोर्ट रहता है मेरा उसको। अच्छा, अच्छा। तो अमन भाई, ये जो आपका जो जिम है अभी, तो इसकी आप लोकेशन बता दिए, आप कहाँ पे, जिसको अगर वीडियो थ्रू कोई आना चाहता है, जिम जॉइन करना चाहता है, तो वो आ जाए। आप उसकी लोकेशन बता दिए। मेरा जिम आलमबाग में है जो कि पंचमुखी मंदिर स्टेट बैंक रोड, बहुत लोगों ने सुना ही होगा। आप नहीं तो चंदन नगर स्टेट बैंक रोड डालोगे वहाँ पे पंचमुखी मंदिर है, तो वहीं से ही आपका 100 मीटर की दूरी पे ही है, तो आपको आराम से मिल जाएगा। नहीं तो आप गूगल पे भी डालोगे तो इस समय टॉप लिस्टिंग में ही आता है, तो आपको वहाँ से पता लग जाएगा। फिटनेस प्लेनेट यूनिसेक्स जिम आलमबाग में है। अगर जिसको जॉइन करना हो, वो आके ज़रूर करे। कम से कम एक बार मेरे कहने पे तो आके देखे, जो आस-पास के लोग रहने वाले हैं, जो वीडियो देख रहे हैं। एक बार आप ट्रेनिंग करोगे आपको खुद ही पता लग जाएगा कि अदर जिम में और हमारे जिम में क्या डिफरेंस है। बहुत हाई फाई नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन आपको वर्कआउट के एक्सपीरियंस ऐसे हो जाएंगे कि आप खुद कहोगे कि हमने इतनी इतनी फीस दे के कर रखा है, ईयरली ज्वाइन कर रखा है। वहाँ पे इतना कुछ नहीं बताया जाता जितना आप बता देते हो। भी चल गया है कि हम ईगो लिफ्टिंग करेंगे, नेट से देख के अपने आप से ही सप्लीमेंट ले लिया, कुछ भी एडवर्टाइज देख के फेक सप्लीमेंट ले लिया, फिर उसके बाद ईगो लिफ्टिंग करें। अगर आप उनको वहाँ पे सही गाइड करो तो वो आपको बोलेंगे कि नहीं हम तो ऐसे ही कर रहे हैं। फिर एक दो बार होगा, दूसरी बार मैं तो टोकना बंद कर देता हूँ, फिर वो या तो वो खुद ही वो लोग जिम छोड़ देते हैं। फिर बाद में उनको दूसरी जगह जाते हैं, जब पता चल जाता है कि हमने क्या गलती करी है, तो बहुत से लोग वापस भी आते हैं और बहुत से लोग अपने ईगो में ही रह जाते हैं कि नहीं अब नहीं जाना, वहाँ पे वेट नहीं उठाने दिया जाता, वहाँ पे ऐसे नहीं करने दिया जाता। भाई हम चाहते थोड़ी ना आप इंजरी करो या आपके घर वाले रोक टोक करें, बट अगर अगर आजकल के बच्चे ईगो लिफ्टिंग ना करें और अपने कोच के सुन के चले तो शायद वो जल्दी सक्सेस हो सकते हैं। बहुत बढ़िया, आपने बहुत सही बोला। सर, ये ईगो लिफ्टिंग से हमको याद आया, जब एक जिम ओनर के सामने कुछ क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो वेट रिरैक नहीं करते हैं, डंबल्स फेंकते हैं, मशीनों को लगाते-लगाते छोड़ देते हैं, प्लेट्स पड़ी रहती हैं, तो उनको देख के जब एक ओनर को क्या आता है, एक गुस्सा आता है, उसका रिएक्शन कैसा रहता है? अपने गुस्से पे कैसे कंट्रोल करता है? जब देखता है कि मेरे जो जिम के क्लाइंट हैं, वो वेट पटक रहे हैं, फेंक रहे हैं, रिरैक नहीं कर रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, तो आपका क्या एक्शन रहता है उस टाइम पे? गुस्सा तो काफ़ी आता है मेन, लेकिन यही है कि हम पेशेंसली उनको समझा ही सकते हैं। कई लोग होते हैं कि वहाँ पे आपसे बहस करने लग जाएँगे, देखिए वो भी तो फेंक रहा है, ज़रूरी थोड़ी ना आपने उसको फेंकते हुए देखा हो। क्या पता उसने उतना हेवी वेट ले ले रखा हो, वो वर्कआउट कर रहा हो, लास्ट एक रैप में छूट गया वो गलती से, तो वो एक चलो चलता है कोई बात नहीं। अगर आप जानबूझ के डेली वही पटक रहे हो तो फिर ज़ाहिर-सी बात है गलत चीज़ है। अगर आपके ही कोई चीज़ को अगर मैं फ़ोन को फेंक-फेंक के दूँ आपको, आप मेरे से माँगो फ़ोन आ रहा है मैं उसको फेंक के दूँ, तो आपको कैसा लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, गुस्सा आएगा, तो आप मतलब कि बहुत कंट्रोल करते होंगे अपने ऊपर। स्टार्टिंग से ही सबको अगर कोई मेरे जिम में आया तो मैं इसको समझता हूँ कि वो ज़ीरो से ही आया है, तो मैं बेसिक चीज़ एक-एक चीज़ सिखाता हूँ पहले से ही। वेट उतना ही उठाओ जितना आपकी लिमिट हो। ईगो लिफ्टिंग वालों को मैं तो वैसे भी अलाउ नहीं करता। अमन भाई, मेरा आपसे ये चौथा सवाल है, जो फ़िटनेस की जो दुनिया थी, फ़िटनेस की दुनिया से आप एक जिम ऑर्गेनाइज़र बनने तक का सफ़र जो था, वो कैसा रहा? आपने कब सोचा कि अब मुझको फ़िटनेस की दुनिया से एक ऑर्गेनाइज़र बनना है? एक बड़ा बॉडी बिल्डिंग इवेंट करवाने में क्या-क्या दिक्कतें, मुसीबतें आती हैं? आप बता सकते हैं कुछ? जी, दिक्कतें तो बहुत आती हैं, लेकिन मैंने पहले सोचा था कि अब एक बड़ा शो कराऊँ जो अभी तक लखनऊ में नहीं हुआ। मतलब बहुत से लोग करवाते रहते हैं शोज़, अच्छे भी कराए हैं बहुत से, लेकिन बहुत से शोज़ में ऐसा होता है कि फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है कि हर एथलीट नहीं खेल पाते। वो मैंने अपने ही जिम को फ़ोकस करके थोड़ा ज़्यादा करा, मेरे ही जिम के कितने एथलीट हैं या मेरे से बहुत सारे ऐसे जो गाँव के लोग जुड़े हुए हैं, जो ऑनलाइन में से वीडियोज़ देख-देख के सीखते रहते हैं। उनके मैसेज आते हैं, हमें भी खेलने का सपना है, लेकिन वो अपनी चीज़ों के जो उनके अंदर पोटेंशियल बहुत है, लेकिन अपने वो बैक सपोर्ट से किसी रीज़न से नहीं कर पाते हैं और फ़ीस की वज़ह से वो नहीं शो कर पाते हैं। तो मैंने फिर यही सोच के शुरू करा कि मैं एक नॉर्मल फ़ीस से शो शुरू करूँगा और जिसमें कैश मनी रखूँगा हर कैटेगरी में। मतलब हर जने जितने भी एथलीट होंगे उनको बराबर का हिस्सा होगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी को दे ही नहीं रहे, सिर्फ़ ओवरऑल वाले को दे रहे हैं। जो कैटेगरी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आ रहे हैं वो भी तो विनर्स ही हैं। तो मैंने उनको देखते हुए हर चीज़ अपने शो में वैसे रखी कि पहला शो मैंने कराया था उसको 500 फीस रखी थी। उसमें भी मैंने 2100, 1100, 500 रखा था टॉप 3 एथलीट्स को।
अब की बार मैंने कराया उसमें 1000 फीस रखी थी और ऑन द स्पॉट 1500 उसमें मैंने कैश पर नहीं बढ़ा दिया था, 3100 2100 1100 कर दिया था और टॉप 5 रखे थे। तो मैं यही चीज़ को फोकस करके ज़्यादा चल रहा था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा एथलीट्स को मिले और जितना कम से कम टाइम, मतलब मैंने बहुत से शोज़ ऐसे खेले हैं कि सुबह बुला लेते हैं और फिर उसके बाद शाम तक शुरू ही नहीं हो रहे। तो मेरे गेम में ऐसा कुछ नहीं था, मैंने प्रॉपर ए टू जेड जैसा बताया था टाइम टू टाइम। आधा घंटा ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि जब लोग, ज़ाहिर सी बात है अभी तक लोगों को आदत पड़ी हुई कि हम लेट ही जाएँगे। अब उन्होंने 8 बजे लिखा है 8 बजे शुरू नहीं करेंगे, तो हर कोई एक जैसा नहीं होता। आप एक बार जाके आप भी तो अपनी तरफ से सपोर्ट करोगे सामने वाले को, तभी वो भी कर पाएगा। और जो लोग खेले हैं उनको पता होगा कि मेरे शोज़ में कैसे उनको अच्छा बेनिफिट मिला कि हर चीज़ टाइम पे शुरू हुई, टाइम पे ख़त्म हुई। टाइम का मैनेजमेंट का बहुत अच्छा ध्यान रखा गया, क्योंकि वरना ऐसा होता है एथलीट्स भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, शो का कोई टाइम ही नहीं, कितने बजे भी शुरू कर रहे हैं या बीच में ज़्यादा वीआईपी गेस्ट डाल दिए, तो उसकी वजह से एथलीट्स को प्रॉब्लम हो रही है बैक स्टेज पे। ऐसा कुछ नहीं होता मेरे शोज़ में। मैं एथलीट्स को ज़्यादा फ़ोकस करता हूँ और वीआईपीज़ को भी साइड साइड देते रहते हैं हम लोग, साइज़ प्राइज़ सब कुछ। वो भी हैं अच्छे, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हर चीज़ है, लेकिन जो एथलीट्स जिनके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, अगर उनको ही नहीं मिलेगा रिस्पेक्ट, तो फिर क्या ही फ़ायदा होगा इसमें। बहुत बढ़िया आपने बताया आपने कैसे शो चालू करा। अमन भाई मेरा आपसे एक पांचवा क्वेश्चन ये रहेगा कि 24 घंटे पहले जो एक ऑर्गेनाइजर का दिमाग होता है ना, शो से 24 घंटे पहले क्या क्या रहता है आपके दिमाग में? यही रहता है कि जितना भी हमने प्रोमिसेस करें लोगों को कि हर चीज़ टाइम पे शुरू हो, और गेस्ट हाउस में जहाँ पे हमने करा है वहाँ पे उनकी तरफ से कोई दिक्कत ना हो, और इधर एथलीट्स के भी कॉल आ रहे होते हैं टाइमिंग को लेके, बहुत बहुत हेक्टिक रहता है बहुत। जब तक पूरा एक शो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो पूरा आउट ऑफ कंट्रोल ही चलता है कि मतलब क्या किस टाइम कैसे कुछ भी हो जाए, हर चीज़ की किसी चीज़ की गलती ना हो। तो हर चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो बहुत माइंड फोकस होकर करना पड़ता है। और अकेले अगर आप कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है वो। मतलब कि एक होता नहीं कि हाँ एक बहुत बड़ा बर्डन रखा है सब, जैसे ही आपका शो खत्म होता है ओवरऑल अनाउंस होता है तब आप कहते हैं देन रिलैक्स। अब तब रिलैक्स होता है कि अब जब एक ओवरऑल विनर हो जाता है, कंप्लीट शांति सब कुछ कंप्लीट हो, तब हम कह सकते हैं कि हाँ फाइनली अब सक्सेस हुआ थोड़ा। अच्छा तो अमन भाई मैंने देखा है रिसेंटली भी काफ़ी शोज़ में जो एथलीट होते हैं उनको काफ़ी शिकायत रहती है कि ये शो में जजिंग फेयर नहीं हुई, यहाँ पे जज थोड़ा पैसा ले लेते हैं, ये वैसे लेते हैं। तो आपको क्या लगता है जो वो एथलीट होते हैं वो सही कहते हैं या फिर कुछ एथलीट ही ऐसे होते हैं, कुछ जज ऐसे होते हैं, या आपके शो में ऐसा कुछ हुआ है? आप कुछ बताना चाहते हैं उसके बारे में? देखिए जजेस के बारे में तो मैं नहीं जानता कि वो ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन एथलीट्स को मैं ये बोलना चाहूँगा कि भले आपके साथ कितना भी हुआ हो, आप हमेशा अपने अपने लिए सीखो, मतलब कि आप उनसे पूछो कि आपकी क्या गलती है। अगर वो आपकी गलती बता रहे हैं तो फिर आपको वहीं पे शांत हो जाना चाहिए। उसके आगे फिर आपको उस चीज़ पे मेहनत करनी चाहिए। और आप, मैंने तो खैर मेरे कोच से ही सीखा है, उन्होंने कभी नहीं बोला मुझसे कि कभी भी कुछ हो तो आप लड़ो, ये करो वो करो। मैं अपनी फिजिक पे काम करो। हमेशा अगर आपको कोई प्लेस ऐसी मिली तो हो सकता है कुछ ना कुछ कमी रही हो, अपने आप को ऐसा बना दो कि सामने वाला जज भी नंबर काटने से पहले 100 बार सोचे, तो अपने आप ही ये सब चीज़ें नहीं होंगी। तो एक एथलीट को भी अपने अंदर पेशेंस रखना पड़ेगा और जजेस को भी इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी चीज़ की अनफेयरिंग ना हो, बिल्कुल फेयर जजिंग हो, तो उससे उन्हीं का गेम सक्सेस होगा, उन्हीं के लोग आगे बढ़ेंगे, वरना एक दूसरे की अनफेयरिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत बढ़िया कहा आपने। आजकल देखा है काफ़ी ट्रेंडिंग में हो गया था कंट्रोवर्सी देखा जाए। पिछले कुछ शोज़ में लगातार सर कंट्रोवर्सी चल रही थी। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा या किसी के शो को कुछ खराब नहीं कह रहा। मैं बस एक बता रहा हूँ कि आजकल मैंने देखा है बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है सर, तो उसको लेके मैंने आपसे बस ये सवाल पूछा। अमन भाई मेरा सर, आपसे 7वां क्वेश्चन ये है, जो एक ओवरऑल होता है और एक रनर अप होता है, तो उसमें जो 1% का फ़र्क होता है, वो जज क्या देखते हैं उन दोनों में? ओवरऑल ओवरऑल और रनर अप में ये देखा जाता है कि अगर देखिए बहुत सेम साइज़ है, तो फिर वो वहीं पे ही डिफरेंस देख लिया जाता है कि किसके मसल फाइबर ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं, किसकी ड्राइनेस ज़्यादा अच्छा है, कौन पोजिंग में ज़्यादा एक्टिव है। कभी कभी होता है कि अच्छे दोनों होते हैं, वरना एक जना होता है जो पोजिंग से कहीं ना कहीं लैग कर रहा होता है। तो बस इन्हीं सब चीज़ों को देखा जाता है कि बहुत फोकस होके कि मतलब एक एक बारीकी चीज़ ही देखी जाती है कि उसके एब्स क्लियर हैं, लेग्स वगैरह के डेफिनेशन हो गया, बैक से हो गया, फ्रंट से आपका दिखाने का पोस्चर कितना। कितने लोग ऐसे होते हैं कि जो दिखा बना के तो बॉडी सब हर कोई आता है, लेकिन दिखाने का पोजिंग का बहुत बड़ा मेन रोल होता है। अगर आप पोजिंग अपने आप का प्रेजेंटेशन ही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर कहीं ना कहीं आपके नंबर कटते हैं। फिर उसी चीज़ को लेके लोग लड़ते हैं कि मेरी बॉडी अच्छी थी, मुझे मिलना चाहिए।
मिलना चाहिए अच्छी बात है, लेकिन आप अपने आप को प्रेज़ेंट भी तो करो। अगर आप उस तरीके प्रेज़ेंट ही नहीं कर पा रहे हो, अपनी बॉडी की उतनी खूबसूरती दिखा ही नहीं पा रहे हो, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है आपके नंबर तो कटेंगे ही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अमन भाई मेरा आपसे क्वेश्चन 8वां ये है कि आपके ऊपर कभी प्रेशर आया है कि इस लड़के को विनर बनाना है, इसको जिताना है? कोई है ऐसा जिसने आज तक आपको बोला हो, कहा हो आपको? नहीं, ऐसा कभी प्रेशर तो नहीं आया है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों के बहुत खिलाफ रहता हूँ। इसीलिए मैं ज़्यादा ब्रांड्स को लेता भी नहीं, वरना कभी-कभार होता है कि कुछ कंपनी होती हैं कि जो कहती हैं कि हम आपको स्पॉन्सर तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ लड़के खेलेंगे तो आप उनका ध्यान रखिएगा। तो मैं ऐसी कंपनी साफ मना कर देता हूँ कि सॉरी, ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर आपको लेके आना हो, आप अपने प्लेयर्स को लेके आइए, आपको स्पॉन्सर करना हो तो करिए। जो फेयर होगा वही वहाँ पे दिया जाएगा। कोई अनफेयरिंग जजिंग नहीं होगी। अगर ऐसा फेयर अनफेयरिंग करनी होती तो मेरे जिम के भी एथलीट्स खेलते हैं। उसमें भी कई लोग, कोई थर्ड आया था, कोई फोर्थ आया था, कोई फिफ्थ आया था, कोई किसी की प्लेस नहीं भी लगी थी, तो मैं चाहता तो मैं उनको, मेरे जिम के हैं तो मैं देता वैसी प्लेस कि फर्स्ट फर्स्ट सबको देता। तो वैसा अनफेयरिंग के लिए मैं हमेशा खिलाफ रहता हूँ। तो इसीलिए मैं ज़्यादा ब्रांड से सपोर्ट भी नहीं लेता। मसल रोज न्यूट्रिशन, जिनका मैं स्पॉन्सर एथलीट भी हूँ, तो वो मुझे फुल सपोर्ट करते हैं इसमें। तो बाकी मैं अपने जिम से और अपनी मेहनत से ही सब कुछ एथलीट्स के लिए करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। तो अगर कोई ब्रांड अगर नेक्स्ट टाइम से आना भी चाहे तो आए, बिल्कुल वेलकम है, लेकिन सब जजिंग जो होगी वो बिल्कुल फेयरिंग ही होगी। बहुत बढ़िया, जैसे आपने बताया एक एथलीट यही चाहता है कि बस जजिंग फेयरिंग रहे और कोई अनफेयरिंग ना हो। तो अमन भाई हम लोग अब रैपिड फायर राउंड करते हैं। मॉर्निंग वर्कआउट या फिर इवनिंग वर्कआउट? मॉर्निंग वर्कआउट। कार्डियो वर्सेस स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ। डेडलिफ्ट वर्सेस स्क्वाट? डेडलिफ्ट। चीट डे वर्सेस चीट मील? चीट मील। 7 डे वर्कआउट ट्रेनिंग या फिर 4 डे वर्कआउट ट्रेनिंग? 7 डे वर्कआउट ट्रेनिंग। ओके। तो काफी अच्छा लगा हमें अमन भाई के साथ पॉडकास्ट करते हुए। अब इस पॉडकास्ट को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और अमन भाई आपको अपने पॉडकास्ट में दोबारा फिर से बुलाएंगे हम आपको। थैंक यू सो मच भाई।